आज तारीख है 19 जून साल 1994 की। दिन है इतवार का और RTLM के स्टूडियो में किगाली टाइम के अनुसार वक्त है शाम के 4:22। ये प्रसारण सुनने वाले सभी कॉकरोच ये बात अच्छे से जान लें कि रवांडा उनका है जिन्होंने इसकी रक्षा करी है और तुम कॉकरोच असली रवांडावासी नहीं हो। सभी रवांडावासियों ने कॉकरोचों को हराने के लिए अपने हाथों में हथियार उठा लिए हैं। हमारे मिलिट्री ऑफिसर से लेकर हमारे जवान लोगों ने वयस्कों ने अपने हाथों में हथियार उठा लिए हैं। इसलिए तुम कॉकरोच एक बात अच्छे से जान लो कि तुम्हारे बच के निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे मुल्क में बहुत थोड़े से तुस्सी हैं। अब इन तुस्सियों की जनसंख्या 10% भी नहीं रह गई है। अब इनकी संख्या 8% से ज़्यादा नहीं है। दोस्तों आओ और खुशी मनाओ कि अब और कॉकरोचेस नहीं बचे हैं। दोस्तों आओ और खुशी मनाओ कि भगवान हम पर दयावान है। अगर हम सब कॉकरोचों को मार दें तो कोई भी हमें जज नहीं करेगा क्योंकि हम विजेता होंगे और विजेता को कोई भी जज नहीं करता है। अभी मैंने जो बात अपने शब्दों में बताई है वो असल में 16 जून साल 1994 के दिन रेडियो टेलीविजन लिबरे देश मिले कॉलिंस, जिसे शॉर्ट में RTLM के नाम से भी जाना जाता है, उसके एक स्पीकर ने रवांडा में चल रहे नरसंहार के बीच बोली थी। रवांडा में ये नरसंहार आखिर क्यों चल रहा था? क्या वजह थी जो रवांडा की 90% हुतू आबादी 10% तुत्सी आबादी को मारने के लिए फ्रंट लाइन पर आ गई थी? क्या कारण था जो रवांडा में हुतू समुदाय के एडल्ट से लेकर बच्चों ने अपने हाथों में हथियार उठा लिए थे और अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को और यहाँ तक कि अपने बीवियों तक को मौत के घाट उतार रहे थे? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने हुतू कम्युनिटी के लोगों के अंदर इतनी ज्यादा नफरत भर दी थी, जो उन्होंने रवांडा ही नहीं बल्कि 20वीं सदी के इतिहास में जर्मनी के बाद एक दूसरे नरसंहार को अंजाम दिया था? हर सवाल का जवाब हम जानेंगे अपनी आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है फैज और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव सोल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दिन था 6 अप्रैल 1994 का। इस दिन रवांडा के प्रेसिडेंट जुवेनाल हब्यारेमाना और रवांडा के पड़ोसी मुल्क बुरुंडी के राष्ट्रपति सिप्रियन न्यातारामीरा एक प्लेन में सवार होकर रवांडा की कैपिटल और सबसे बड़े शहर किगाली की तरफ आ रहे थे। लेकिन तभी किगाली की तरफ आते हुए उनके प्लेन के ऊपर जमीन से हमला हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली उनका प्लेन जमीन पर क्रैश हो जाता है। इस अटैक में रवांडन प्रेसिडेंट जुवेनाल हब्यारेमाना और बुरुंडी के प्रेसिडेंट सिप्रियन न्यातारामीरा की मौत हो जाती है और इस प्लेन में मौजूद जितने डेलीगेशन मेंबर्स होते हैं वो भी मारे जाते हैं और साथ में सारे क्रू मेंबर्स भी। कुल मिलाकर इस जानलेवा अटैक में कोई भी जिंदा नहीं बचता है। प्रेसिडेंट जुवेनाल हब्यारेमाना की मौत की ये खबर पूरे रवांडा में आग की तरह फैलती है और रेडियो से अनाउंसमेंट होने लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इन कॉकरोचों को मसलकर खत्म कर दिया जाए। रेडियो का ये अनाउंसमेंट सुनकर रवांडा के हुतू कम्युनिटी के लोग अपने हाथों में हथियार लेकर अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। वो सीन जिन लोगों ने देखा उन्होंने ये बताया कि वो मंजर देखने में ऐसा था कि जैसे पूरा रवांडा सड़कों पर आ गया हो। हर किसी के सर पर सिर्फ खून सवार था और हर किसी के हाथ में मशाटे थी या फिर बंदूक थी और दूसरे हाथ में रेडियो था। जी हाँ, रेडियो था। ये नरसंहार पूरे 100 दिन तक चला और इस नरसंहार में लाखों लोग बेघर हो गए। बहुत सारे तुस्सी कम्युनिटी के लोगों को अपना देश छोड़कर रवांडा के पड़ोसी मुल्कों में शरण लेनी पड़ी, लेकिन सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। इस नरसंहार में 10 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। ये नरसंहार इतना ज्यादा भयानक था कि इसने पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया था। लेकिन हम सब जानते हैं कि दंगे और नरसंहार एक दिन में अंजाम नहीं दिए जाते हैं, बल्कि इनको करने की तैयारी काफी सालों पहले ही शुरू कर दी जाती है। धीरे धीरे लोगों के दिमागी कंडीशनिंग मीडिया के जरिए, चाहे वो उस पर्टिकुलर वक्त की कोई सी भी मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर डिजिटल मीडिया ही क्यों ना हो, इस तरह से की जाती है कि लोगों के अंदर एक परसेप्शन बिठा दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर नस्ल उनकी दुश्मन है। उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को मीडिया के द्वारा समाज में इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि जैसे देश की सभी समस्याओं की वजह वो पर्टिकुलर कम्युनिटी ही है और उस कम्युनिटी का जड़ से खात्मा ही सारी समस्याओं के खात्मे की गारंटी है। कुछ ऐसा ही रवांडा में मीडिया के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन रवांडा में 100 दिन तक चले इस नरसंहार को ऐसे ही नहीं समझा जा सकता है। इसलिए रवांडा के इस नरसंहार को समझने के लिए हमें रवांडा के अतीत में झांकना होगा। रवांडा या फिर ऑफिशियली कहें तो रिपब्लिक ऑफ रवांडा सेंट्रल अफ्रीका की एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि रवांडा के चारों तरफ जमीन ही जमीन है। रवांडा के चारों ओर कोई समुद्र नहीं है। रवांडा युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। रवांडा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर बहुत ही ऊंचाई पर बसा हुआ है और यहाँ पर चारों ओर ऊंची ऊंची और खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, जिस वजह से इसको लैंड ऑफ द 1000 हिल्स भी बोला जाता है। असल में रवांडा का मतलब ही होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर हजारों पहाड़ हो। रवांडा एक सब ट्रॉपिकल एरिया है जहाँ पर 2 सीजन बरसात के होते हैं, वही 2 सीजन ड्राई होते हैं, जो कि रवांडा को एक काफी फर्टाइल लैंड बनाते हैं। रवांडा में बहुत सारी मीठे पानी की झीलें हैं जो कि अक्सर पहाड़ों के बीच में पाई जाती हैं।
झीलों के इस मीठे पानी का इस्तेमाल रवांडा में खेती के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। रवांडा में ह्यूमन एग्जिस्टेंस का इतिहास आज से 1000 साल पुराना है। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में यह पाया गया है कि रवांडा में इंसानों ने 8000 BC में रहना शुरू किया था, जिसको न्यूलिथिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। रवांडा के अर्ली हैबिटेंट्स को त्वा के नाम से जाना जाता है। असल में त्वा ही वो लोग थे जिन्होंने रवांडा में सिविलाइजेशन की नींव रखी थी। रवांडा में 500 BC से 1500 AD के बीच बंतु ग्रुप के लोगों ने रवांडा और इसके आसपास के एरियाज में माइग्रेशन करना शुरू कर दिया था। असल में बंतु ग्रुप में वो सभी लोग आते हैं जो सेंट्रल, साउदर्न, ईस्टर्न और साउथ ईस्ट अफ्रीका में रहते हैं और 600 सिस्टर लैंग्वेजेस बोलते हैं। इन बंतु ग्रुप के लोगों की एक खासियत थी कि ये लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। वहीं दूसरी तरफ त्वा ग्रुप के लोग जंगल की रिसोर्सेज पर जिंदा रहते थे। त्वा लोग जंगल में पहले से ही मौजूद फल और दूसरी जड़ी बूटी खाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ ये लोग जानवरों का शिकार करके अपने खाने पीने का इंतजाम किया करते थे। जब बंतु ग्रुप के लोग रवांडा के एरिया में आए तब इन लोगों ने जंगलों का सफाया करके वहाँ पर खेती करनी शुरू कर दी और जो त्वा ग्रुप के लोग थे वो लोग ऊंची पहाड़ियों पर जंगलों में जाकर बस गए। बंतु ग्रुप में से ही 2 कम्युनिटीज निकली थी, जिनमें से एक का नाम हुतु था, वही दूसरी का नाम तुत्सी था। हिस्टोरियंस भी हुतु और तुत्सी के रवांडा में अराइवल को लेकर 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। हिस्टोरियंस के एक ग्रुप का मानना है कि हुतु लोग पहले रवांडा में आए थे, बाद में तुत्सी लोग रवांडा में आए थे। उनका मानना है कि हुतु और तुत्सी दोनों अलग अलग रेशियल ग्रुप्स हैं, जिनमें से तुत्सी नीलो हेमेटिक ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नीलो हेमेटिक ओरिजिन के लोग उन लोगों को बोला जाता है जो इथोपिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से ताल्लुक रखते हैं। ये माना जाता है कि इथोपिया से निकलकर ये नीलो हेमेटिक लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में सेटल हो गए थे। वहीं हिस्टोरियंस के एक दूसरे ग्रुप का मानना है कि हुतु और तुत्सी सेम रेशियल ग्रुप से आते हैं। हुतु और तुत्सी के बीच का जो ये फर्क था वो असल में क्लास डिस्टिंक्शन था, यानी कि हुतु और तुत्सी आपस में वर्ग विभाजित थे, यानी कि इनमें अमीरी और गरीबी का फर्क था। एक वर्ग काफी अमीर था, वहीं दूसरा वर्ग एक आम जिंदगी जीता था। अमीर वर्ग में तुत्सी कम्युनिटी के लोग थे, वहीं हुतु कम्युनिटी में गरीब या फिर कहें तो आम लोग थे। रवांडा में सोशल ऑर्गेनाइजेशन अपनी अर्लीस्ट फॉर्म में क्लान के रूप में मिलती है, जिसको वहाँ पर उब्बो को भी बोला जाता है। रवांडा में जितने भी क्लान्स थे उनमें से ज्यादातर क्लान्स हुतु, तुत्सी या त्वा ही हुआ करते थे। क्लान्स असल में सोशल ग्रुप्स ही हुआ करते थे जिनमें लोग कबीले के रूप में रहा करते थे। 15वीं सेंचुरी AD में यही जो क्लान्स है ये किंगडम्स में मर्ज होना शुरू हो गए। इनमें भी एक खास किंगडम थी जो कि किंग गियाना के द्वारा रूल की जाती थी। किंग गियाना ने अपने आसपास के टेरिटरीज को अपने किंगडम्स में शामिल करना शुरू कर दिया था और यही वो वक्त था जब किंगडम ऑफ रवांडा अपने असल वजूद में आई थी। यह 1700 के अराउंड आज के रवांडा में लगभग 8 क्लान्स मौजूद थे। इन 8 क्लान्स में निगन्या नाम का एक क्लान था जो कि प्रीडोमिनेटली एक तुत्सी क्लान था। निगन्या क्लान मिड 18th सेंचुरी तक किंगडम ऑफ रवांडा पर डोमिनेटली रूल करता रहा। 19th सेंचुरी तक किंगडम ऑफ रवांडा किंग किगेली रवाबोगिरी के रूल के अंडर अपने ग्रेटेस्ट एक्सटेंट तक पहुंच गई थी। किंग रवाबोगिरी ने आसपास के स्टेट्स को जीतकर अपनी किंगडम में मर्ज करना शुरू कर दिया और अपने किंगडम को रवांडा के वेस्ट और नॉर्थ में एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। किंग रवाबोगिरी ने अपने किंगडम्स में नई नई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लागू करना शुरू कर दिया। इन्हीं रिफॉर्म्स में से एक रिफॉर्म थी उबु हाके। उबु हाके रवांडा और बुरुंडी में एक सोशल ऑर्डर था जो कि 15th सेंचुरी AD से 1958 तक चला। उबु हाके को हम यूरोपियन फ्यूडलिज्म से भी कंपेयर कर सकते हैं। उबु हाके पूरी तरह एक कैटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर बेस्ड सिस्टम था, यानी कि ये सिस्टम जानवरों की खरीद फरोख्त पर पूरी तरह से बेस्ड था। वहीं इसके दूसरी तरफ उबु रेतवा नाम का एक बहुत बड़ा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी तुत्सी मोनार्की में मौजूद था, जिसने रवांडा की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को बहुत बड़े स्केल पर इफेक्ट किया था। इस उबु रेतवा सिस्टम में जमीनों का सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल तुत्सी मोनार्की के हाथों में था। अब जैसा कि हम जानते ही हैं कि रवांडा और बुरुंडी में 2 सबसे बड़े एथनिक ग्रुप्स हैं, एक तुत्सी और दूसरे हुतु। तुत्सी के पास समाज की सारी प्रिविलेजेस थी। उनके पास उबु हाके सिस्टम के अंतर्गत जानवरों को रखने का अधिकार था। तुत्सी हुतु से सर्विसेज के एक्सचेंज में या फिर दूसरी चीजों के एक्सचेंज में इन कैटल्स का इस्तेमाल किया करते थे और ये कैटल्स पहचान बन गए थे तुत्सियों की। सोसाइटी में एक फिनोमिना बन गया था कि जिनके पास भी जानवर हैं वो लोग तुत्सी हैं। वहीं हुतु लोग जो थे वो काफी गरीब हुआ करते थे तुत्सियों के मुकाबले। रवांडा में कॉर्वी सिस्टम हुआ करता था जिसमें हुतु कम्युनिटी के लोगों को तुत्सियों की बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती थी, वो भी बदले में बिना कुछ भी पाए। हाँ, अगर तुत्सियों का दिल करे तो वो उन्हें कुछ दे सकते थे, लेकिन थी ये बंधुआ मजदूरी ही। एंशिएंट रवांडा में हुतु और तुत्सी के बीच का ये जो गैप था ये पूरी तरह से एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की पहचान थी। इसका रीति रिवाजों से या फिर धर्म से कोई लेना देना नहीं था। अगर कोई हुतु समुदाय का इंसान तुत्सी समुदाय वाली इकोनॉमिक पोजीशन पा लेता था
तो उसको भी तुत्सियों की तरह ही देखा जाता था। एंशियंट रवांडा में तुत्सियों और हुतूस के बीच का ये फर्क इंडिया में कुछ कास्ट सिस्टम जैसा ही था, लेकिन इसमें छुआछूत, छोटी जाति में शादी ना करने जैसी कुरीतियां नहीं थी। हाँ, बाकी सारा सिस्टम काफी हद तक हुतू का शोषण ही करता था। राजा रवाबोगिरी के द्वारा बनाए गए सो-कॉल्ड सोशल रिफॉर्म से हुतू और तुत्सी के बीच सबसे बड़ी वजह बने नफरत की। राजा रवाबोगिरी की इन पॉलिसीज की वजह से हुतूस और तुत्सिस के बीच एक गहरी खाई बन गई थी, जहाँ पर एक वर्ग खुद को कुलीन और सारे रिसोर्सेज पर अपना हक जताने वाला समझता था, वही दूसरा वर्ग खुद को दुखी और शोषित मानता था। हुतू और तुत्सी से इतर तुआ के हालात बिल्कुल ही अलग थे। तुआ कम्युनिटी के हालात तुत्सी किंगडम के एस्टेब्लिशमेंट से पहले कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन किंगडम के इमरजेंस के बाद तुआ के हालात कुछ बेहतर हो गए। तुआ कम्युनिटी के लोग तुत्सियों के दरबारों में गाने बजाने और नाचने का काम किया करते थे। हालांकि इनकी जनसंख्या तुत्सी राज के दौरान लगातार कम ही होती रही। फिर साल आता है 1884 का, जब बर्लिन कॉन्फ्रेंस में रवांडा और बुरुंडी की टेरिटरीज को जर्मन एम्पायर के सुपुर्द कर दिया गया, जिसको उस जमाने में जर्मन ईस्ट अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता था। बर्लिन कॉन्फ्रेंस असल में एक मीटिंग थी जो कि 15 नवंबर 1884 के दिन बर्लिन में रखी गई थी, लेकिन इस मीटिंग को एडजर्न कर दिया गया था और 26 फरवरी 1885 को इसे फिर से हेल्ड किया गया था। और इसका मेन मोटिव यूरोप की कॉलोनाइजेशन को रेगुलेट करना था और साथ में न्यू इंपीरियलिज्म पीरियड में अफ्रीका को एक तरह से इन्वेट करके वहाँ की रिसोर्सेज को ट्रेड करने का था, जैसे ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान को इन्वेट करके यहाँ की रिसोर्सेज को ट्रेड किया था। साल 1894 में गुस्ताफ एडोल्फ वॉन गॉडजेन ने रवांडा की टेरिटरीज के अंदर एंटर किया और वो पहले यूरोपियन थे जिन्होंने पूरे रवांडा का इंस्पेक्शन किया था। गॉडजेन ने साउथ ईस्ट रवांडा से लेकर रवांडा की लेक कीवू तक की यात्रा की थी और वहाँ पर उन्होंने रवांडा के राजा किगेली फोर रवाबोगिरी से मुलाकात करी। वहाँ पर गॉडजेन ने किंग रवाबोगिरी के सामने एक प्रपोजल रखा और वो प्रपोजल कुछ यूँ था कि किंग रवाबोगिरी जर्मनी के साथ अलायंस में आ जाएं और बदले में जर्मनी की तरफ से रवांडा का डेवलपमेंट किया जाएगा। राजा को जो राज है उसमें जर्मन्स बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे और जो सोशल सिस्टम पहले से बना हुआ है उसको भी इफेक्ट नहीं किया जाएगा, यानी तुत्सी समाज अपर क्लास पर ही रहेंगे और हुतू समाज लोअर क्लास पर ही रहेंगे। कुल मिलाकर जर्मन्स ने रवांडा के फ्यूडलिस्टिक इकोसिस्टम में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया था, क्योंकि जर्मन्स नहीं चाहते थे कि उन्हें किसी भी तरह के विरोध का सामना करना पड़े। इसलिए उन्होंने खुद को रवांडा के ट्रेडिशंस, कल्चर और हायरार्की से खुद को दूर रखा। जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया के कास्ट सिस्टम में कोई भी इंटरफेयर नहीं किया था और इंडिया के रजवाड़ों की मदद से इंडिया को अच्छे से लूट भी लिया और इंडिया को बांट भी दिया। कुछ इसी तरह जर्मन्स ने भी रवांडा को बांट दिया था। जर्मन्स ने रवांडा को कैसे बांटा था, आइए आगे वीडियो में से समझने की कोशिश करते हैं। साल 1897 में जर्मनी ने रवांडा में अपना कॉलोनियल रूल शुरू कर दिया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पावर काफी हद तक लोकल तुत्सी चीफ्स के हाथ में दे दी थी और उनको अपने रिजीम में बड़ी बड़ी पोस्ट पर पोस्टिंग देकर उनका भरोसा और साथ पा लिया था। अभी तक के वक्त में रवांडा में राजशाही का काफी इंटरफेरेंस था जर्मन कॉलोनियल रूल में, लेकिन साल 1916 में बेल्जियन फोर्सेज ने रवांडा और बुरुंडी को इन्वेड कर लिया और अब ये जर्मन और बेल्जियम दोनों मिलकर रवांडा और बुरुंडी पर रूल करने लगे। वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर साल 1922 तक जर्मनी और बेल्जियम लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट के अंदर रवांडा और बुरुंडी पर डायरेक्ट कंट्रोल के तहत रूल करने लगे। असल में लीग ऑफ नेशंस मैंडेट एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी थी जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान इंटरनेशनल लॉ के अंडर बनाई गई थी, जिसका पर्पस था स्पेसिफिक टेरिटरीज को एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की पावर के थ्रू रूल करना। एक तरह से लीग ऑफ नेशंस मैंडेट का सीधा पर्पस कमजोर देशों को गुलाम बनाने का था और उनके रिसोर्सेज को लूटना था। इस लीग ऑफ नेशंस मैंडेट के रूल के अंडर रवांडा और बुरुंडी को रुआंडा उरुंडी कहा जाने लगा। यही वो पीरियड था जब जर्मन्स ने और बेल्जियंस ने अपना डायरेक्ट कंट्रोल दोनों देशों पर स्थापित कर दिया। बेल्जियंस ने पावर ऑफ स्ट्रक्चर को और भी ज्यादा सिंप्लीफाइड और सेंट्रलाइज्ड कर दिया। कॉलोनियल रूलर्स ने रवांडा में लार्ज स्केल प्रोजेक्ट को लॉन्च करना शुरू कर दिया। इनमें एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक वर्क्स और एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। कॉलोनियल रूलर्स ने एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जिससे कि रवांडा और बुरुंडी में अकाल की समस्या से निपटा जा सके। हालांकि ये सारी बातें बस हवाई थी। इनका मेन पर्पस बस रवांडा और बुरुंडी पर राज करना था। जर्मनी और बेल्जियम ने, यानी कि दोनों ही देशों ने साम्राज्यवाद की इस युग में एक ऐसी चीज करी जिसने रवांडा नरसंहार की नींव रखी थी। दोनों ही देशों ने तुत्सी सुपरमेसी को काफी बढ़ावा दिया। वही इन देशों ने हुतू, तुत्सी और त्वा को अलग अलग नस्ल के तौर पर डिफाइन करना शुरू कर दिया। हुतू, तुत्सी और त्वा को डिफाइन करने के पीछे की जो कहानी है वो बड़ी ही दिलचस्प है, जिसको हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जानना काफी जरूरी है कि कॉलोनियल रूलर्स ने रवांडा और बुरुंडी को ठीक उसी तरह डिवाइड किया जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोसाइटी को रिलीजन के नाम पर डिवाइड किया था। बस यहाँ पर फर्क इतना था कि कॉलोनियल रूलर्स ने रवांडा और बुरुंडी को रेस के नाम पर बांटा था,
वही इंडिया को ब्रिटिशर्स ने रिलीजन के नाम पर बांटा था। मतलब कॉलोनियल रूलर जहाँ जहाँ गए वहाँ के समाज को इन्होंने 2 टुकड़ों में बांट दिया। प्री कॉलोनियल रवांडा में जो एलाइट क्लास के लोग थे उन्होंने एक मिथ को प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया था। वो मिथ कुछ यूँ था कि किगवा नाम का एक देवता था जो कि स्वर्ग से सीधे धरती पर आया था। किगवा के 3 बेटे थे जिनके नाम थे गदवा, गहुतु और गदुत्सी। किगवा ने अपने उत्तराधिकारी को चुनने के लिए गदवा, गहुतु और गदुत्सी को एक टास्क दिया। किगवा ने अपने तीनों बेटों को एक एक मिट्टी का घड़ा दिया जिसमें दूध भरा हुआ था। किगवा ने अपने तीनों बेटों से कहा कि उनको जो दूध दिया गया है उसकी रखवाली उन तीनों को पूरी रात करनी है। जब रात हुई तब गदवा ने अपना दूध पी लिया। गहुतु अपने दूध की रखवाली करते करते सो गया और लापरवाही की वजह से गहुतु का दूध गिर गया। लेकिन गदुत्सी ने ना तो अपना दूध पिया और ना ही उसने अपने दूध को गिरने दिया। गदुत्सी के इस डिसिप्लिन से खुश होकर किगवा ने उसको अपना सक्सेसर बना दिया। किगवा गहुतु और गदवा की लापरवाही से खासा नाराज थे, इसलिए किगवा ने गहुतु को गदुत्सी को नौकर बना दिया। वहीं किगवा ने गदवा को समाज के हाशिए पर ढकेल दिया। यही मिथ बेसिस बना हायरार्किकल पिरामिड में तुत्सी को हुतु से ऊपर रखने का और त्वा को सबसे नीचे रखने का। यही मिथ आधार बना रवांडा और बुरुंडी को रेशियल बेसिस पर डिवाइड करने का। इस मिथ का एक और पहलू है जो कि पूरी तरह इकोनॉमिक स्टेटस पर बेस्ड था। किगवा ने गदुत्सी को जानवर और पावर रखने का अधिकार दिया, गहुतु को जानवर रखने का अधिकार दिया, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि गहुतु गदुत्सी को सर्विसेज के एक्सचेंज में उनसे जानवर ले सकते हैं। वहीं गदवा को किगवा की तरफ से कुछ भी रखने का अधिकार नहीं दिया गया। ये सोशल सिस्टम 5 अजम्पशन पर बेस्ड था, या फिर हमें कहना चाहिए कि सोशल सिस्टम 5 मिथ्स पर बेस्ड था। नंबर 1 कि इन तीनों ग्रुप्स के बीच फंडामेंटल डिफरेंस था। सेकंड कि तुत्सी सीधे स्वर्ग से उतरकर धरती पर आए थे। थर्ड कि तुत्सी जिस सिविलाइजेशन पर रवांडा में लेकर आए थे वो बेहद ही सुपीरियर थी। फोर्थ कि तुत्सियों का जो राज है वो काफी दिव्य और महान है। फिफ्थ एंड लास्ट कि अगर कोई और ग्रुप जो कि तुत्सी नहीं है अगर राजशाही को हड़पने की कोशिश करता है तो रवांडा के ऊपर देवताओं की जो देवीय कृपा है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हालांकि हम सब जानते हैं कि कुछ भी देवीय या फिर डिवाइन जैसा नहीं होता है। ये सारे मिथ्स इसीलिए गढ़े जाते हैं ताकि एक वर्ग जनता के ऊपर अपना राज लंबे वक्त के लिए कायम रख सके। लेकिन यहाँ पर जर्मन्स और बेल्जियंस कॉलोनाइजर्स ने इन मिथ्स से आगे बढ़कर एक और मिथ गढ़ा, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि उन्होंने सूडो साइंस का इस्तेमाल करके साबित करने की कोशिश की कि हुतु, तुत्सी और त्वा एक दूसरे से मिथिकली ही डिफरेंट नहीं है, बल्कि तीनों रेसेस जेनेटिकली भी एक दूसरे से डिफरेंट है। इसको साबित करने के लिए कॉलोनाइजर्स ने इतना घटिया और अमानवीय खेल खेला जिसको जितना क्रिटिसाइज किया जाए उतना कम है। कॉलोनाइजर्स ने रवांडा में जितनी भी ट्राइब्स थी उनके पूर्वजों की कब्रों को खोदने का काम शुरू कर दिया। और यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि कॉलोनाइजर्स ने इन ट्राइब्स से उनके पूर्वजों की कब्रें खोदने की इजाज़त नहीं मांगी थी, बल्कि उन्होंने अपनी खुद की मर्जी से इन कब्रों को खोदा और रवांडा वासियों के पूर्वजों के अवशेषों को अपने साथ यूरोप ले गए और वहाँ पर कॉलोनाइजर्स ने उन अवशेषों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। कॉलोनाइजर्स असल में सिर्फ ये साबित करना चाहते थे कि हुतु, तुत्सी और त्वा जेनेटिकली एक दूसरे से अलग अलग रेसिस हैं, इसलिए यूरोपियंस ने रवांडन्स के स्केलेटन्स में डिफरेंस ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक बेहद ही कमाल की बात हमें पता चलती है और वो ये है कि हुतु, तुत्सी एक दूसरे से जेनेटिकली बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, बल्कि उनकी स्टडीज में यह पता चला कि हुतु और तुत्सी एक ही रेसिस से ताल्लुक रखते हैं। यानी कि हुतु और तुत्सियों के पूर्वज एक ही थे, बस कुछ सोशल और इकोनॉमिकल डिफरेंसेस की वजह से ये लोग अलग अलग क्लासेस में बढ़ गए थे। लेकिन स्टडीज में पता चली ये समानता यूरोपियंस ने बड़ी ही चालाकी के साथ छुपा ली थी। कॉलोनाइजर्स ने हुतु और तुत्सी को अलग अलग रेसेस साबित करने के लिए अपनी एक अलग ही थ्योरी प्रोड्यूस करी, जो कि कुछ इस तरह थी कि रवांडा में 2 मेन रेसेस हैं जहाँ से तुत्सी और हुतु और त्वा ताल्लुक रखते हैं। एक है हेमेटिक रेस और दूसरी है नेग्रोइड रेस। यूरोपियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का दावा था कि हेमेटिक रेस नेग्रोइड रेस से सुपीरियर है, महान है, और जो तुत्सी कम्युनिटी के लोग हैं वो रवांडा में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल कंट्रोल रखते हैं और उन्हीं के पास पूरे रवांडा में सबसे ज़्यादा फॉर्चून भी है। इसलिए तुत्सी कम्युनिटी हेमेटिक रेस से ताल्लुक रखती है क्योंकि वो हुतु और त्वा से ज़्यादा पावरफुल है। वहीं यूरोपियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का दावा था कि हुतु कम्युनिटी नेग्रोइड रेस से ताल्लुक रखती है, जो कि एक इन्फीरियर रेस है, क्योंकि हुतु लोग तुत्सियों के स्लेव्स हैं और उनके बंधुआ मजदूरी करते हैं, इसलिए ये रेस एक इन्फीरियर रेस है। यूरोपियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का यही तर्क त्वा के लिए भी था। ये जो पूरी रेशियल थ्योरी थी ये यूरोपियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा फैब्रिकेटेड थी, क्योंकि यूरोपियंस ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर किसी भी देश पर राज करना है तो उस देश के नेटिव्स को साथ में लिए बगैर उस पर्टिकुलर कंट्री पर राज करना इम्पॉसिबल है। और ये भी ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर कंट्री के लोगों के बीच फूट भी डालकर रखी जाए ताकि उस देश के लोग कॉलोनियल रूल के खिलाफ
आवाज ना उठा सकें। इसलिए बड़ी ही चतुराई से यूरोपियंस ने साबित कर दिया कि हुतू, तुत्सी और त्वा अलग अलग रेसेस से ताल्लुक रखते हैं, और इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने रवांडा वासियों के पूर्वजों के अवशेषों में जबरदस्ती के अंतर बनाए। और यूरोपियंस यही नहीं रुके, उन्होंने अपने दावे को सही साबित करने के लिए रवांडा के जिंदा लोगों के चेहरों पर लिक्विड प्लास्टर डालकर उनके फेसेस का प्लास्टर कास्ट बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि वो हुतू, तुत्सी और त्वा के बीच में अंतर ढूंढ सके। यूरोपियंस यही नहीं रुके, इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने रवांडा की पेंटिंग्स को और फोटोग्राफ्स को मॉर्फ करना शुरू कर दिया। जैसे कि आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं, इसमें तुत्सी लोगों को सबसे लंबा दिखाया गया है और तुत्सियों की स्किन टोन भी पेंटिंग में मौजूद बाकी दो लोगों से लाइटर दिखाई गई है। इसके थ्रू ये दावा किया गया है कि तुत्सी यूरोपियंस के डिसेंडेंट्स हैं, जो कि हजारों साल पहले माइग्रेट करके अफ्रीका में आ बसे थे। वहीं हुतू और त्वा को तुत्सी के मुकाबले ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन का दिखाया गया है, और साथ में इनको तुत्सियों के मुकाबले काफ़ी छोटे कद का भी दिखाया गया है। इस पेंटिंग में दिखाने की भरसक कोशिश की गई है कि तुत्सी, हुतू और त्वा तीनों अलग अलग रेसेस से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आपको इन यूरोपियंस की धूर्तता और निर्लजता की पराकाष्ठा दिखाएगा। ये है असली पेंटिंग, जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि तुत्सी और हुतू की हाइट लगभग सेम ही है। वहीं हुतू और तुत्सी का स्किन कॉम्प्लेक्शन भी ऑलमोस्ट सेम ही है। वहीं त्वा की हाइट भी हुतू और तुत्सी से बहुत ज़्यादा कम नहीं है, और कॉम्प्लेक्शन में भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन यूरोपियंस ने अपने एजेंडे को सबसे ऊपर रखने के लिए रवांडा वासियों की कब्र खोदने से लेकर उनके चेहरे पर प्लास्टर मोल्ड डालने से लेकर उनकी पेंटिंग्स तक को मॉर्फ करने का घिनौना काम किया, और रवांडा को नस्ल के एक विभाजनकारी चक्रव्यूह में फंसा कर रख दिया, जिसे ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान को धर्म की बेड़ियों में फंसा कर रख दिया था। हुतू, तुत्सी और त्वा के बीच सामाजिक अंतर सैकड़ों सालों से था, लेकिन साल 1935 में बेल्जियम कॉलोनियलिस्ट ने एक ऐसा काम किया जिसने हुतू, तुत्सी और त्वा के बीच इस फर्क को परमानेंटली रेशियल डिफरेंस के तौर पर स्थापित कर दिया। बेल्जियम कॉलोनियलिस्ट ने साल 1935 में हुतू, तुत्सी और त्वा को ऑफिशियली डिस्गाइज करने के लिए एक आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इस आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम में हर किसी की नस्ल उनके नाम के साथ आइडेंटिटी कार्ड पर मेंशन होती थी। जैसा कि अगर कोई इंसान हुतू होता था तो उसके आईडी कार्ड पर हुतू नाम की स्टैम्प मेंशन होती थी। वैसे अगर कोई तुत्सी होता था तो उसके आईडी कार्ड पर तुत्सी नाम की स्टैम्प मेंशन होती थी, और वैसे ही त्वा के साथ भी होता था। इस आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम ने रवांडा की क्लास हायरार्किकल सिस्टम में एक ऐसी परमानेंट दरार पैदा कर दी थी जिसने रवांडन सोसाइटी को हाशिए पर ढकेलना शुरू कर दिया था। इस आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम से पहले अगर कोई अमीर हुतू चाहे तो वो खुद को तुत्सी कम्युनिटी में माइग्रेट कर सकता था, लेकिन इस आईडी कार्ड सिस्टम के आने की वजह से अब कोई भी हुतू ना तो तुत्सी बन सकता था और ना ही कोई तुत्सी हुतू बन सकता था। यानी कि इस आईडी सिस्टम ने लोगों के रेशियल माइग्रेशन पर एक तरह का बैरियर खड़ा कर दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बेल्जियम पूरी तरह से रवांडा और बुरुंडी पर रूल कर रहा था, लेकिन इस पर बेल्जियम रवांडा और बुरुंडी के ऊपर यूएन ट्रस्ट टेरिटरी के तौर पर रूल कर रहा था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साल 1946 में लीग ऑफ नेशंस को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया गया था, और इसकी जगह पर अब यूनाइटेड नेशंस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने ले ली थी। अब एक तरह से बेल्जियम रवांडा और बुरुंडी पर शासन तो कर रहा था, लेकिन रवांडा और बुरुंडी दोनों ही देशों को काफी हद तक ऑटोनॉमी मिल गई थी अपनी सरकार को आगे चलाने के लिए। लेकिन अभी तक भी तुत्सी मोनार्की का ही रूल था रवांडा और बुरुंडी के ऊपर। लेकिन साल 1959 में सब बदल गया जब हुतू एमेंसिपेशन मूवमेंट ने जोर पकड़ा। यानी कि हुतियों ने, सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, हुती है, खैर हुतूज ने तुत्सी मोनार्ची के अगेंस्ट अपना एक मूवमेंट लॉन्च कर दिया, जो कि बेसिकली हुतू मुक्ति संग्राम था। मुक्ति तुत्सी राजशाही से भी और मुक्ति कॉलोनियल ताकतों से भी। साल 1959 में रवांडन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, जो कि और कुछ नहीं था बल्कि हुतूस की एक लड़ाई थी जो कि तुत्सियों को सत्ता से बेदखल करके खुद सत्ता हथियाने की थी। रवांडन रेवोल्यूशन को समझने से पहले हमें उस वक्त के रवांडा के बदलती हुई सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिनेरियोस को समझना होगा। हम सब जानते हैं कि 18वीं सेंचुरी से रवांडा तुत्सी मोनार्की के कब्जे में था, एंड नो डाउट कि तुत्सी मोनार्की पीरियड में प्रो तुत्सी और एंटी हुतूस पॉलिसीज बनी थी। जर्मनी और बेल्जियम ने भी तुत्सी किंग्स के जरिए रवांडा और बुरुंडी को रूल किया, और उन्होंने भी प्रो तुत्सी और एंटी हुतूस पॉलिसी बनाई। लेकिन 1945 के बाद एक हुतू काउंटर एलाइड ग्रुप वजूद में आने लगा, यानी कि हुतूस में से ही एक अमीर तबका ऊपर उठने लगा। एक तरफ जहाँ तुत्सी मोनार्की कॉलोनियल रूल से ऊपर उठकर पूरी तरह से रूल करने की जद्दोजहद कर रही थी, वहीं इसके दूसरी तरफ हुतू एलाइड क्लास तुत्सी से हुतूस को पावर ट्रांसफर करने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। इस पॉइंट पर आकर कॉलोनियल गवर्नमेंट्स ने और कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड कैथोलिक चर्च ने अपना घिनौना खेल खेलना शुरू कर दिया था। हवा का रुख बदलते हुए देखकर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने और कैथोलिक चर्च ने
हुतू ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। रवांडन रेवोल्यूशन की शुरुआत नवंबर साल 1959 में होती है और अपनी शुरुआत के साथ ही रवांडन रेवोल्यूशन रेशियल राइट्स का रूप अख्तियार कर लेता है, यानी कि रवांडन क्रांति अब पूरी तरह से नस्लीय दंगों में बदल जाती है। एक तरफ जहां हुतूस के द्वारा तुत्सियों के घर जलाए जा रहे थे, उनको लूटा जा रहा था, मारा जा रहा था, वहीं इसके दूसरी तरफ जहां हुतू माइनॉरिटी में थे और तुत्सी मेजोरिटी में थे, वहां हुतूस को मारा जा रहा था। इन्हीं मार खाने वाले हुतूस में हुतू सब चीफ थे डोमिनिक बोन्यूमुतवा, जिनके ऊपर तुत्सी अतिवादियों के द्वारा हमला किया गया था। बट फॉर्चुनेटली डोमिनिक इस हमले में बच गए और आगे चलकर इन्होंने रवांडा के इंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया। रवांडन रेवोल्यूशन में पैदा हुई ये हिंसा बहुत जल्दी पूरे रवांडा और बुरुंडी में फैल गई। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलता हूँ कि उस जमाने में रवांडा और बुरुंडी एक ही हुआ करते थे। तुत्सी राजा और तुत्सी पॉलिटिशियंस ने काउंटर अटैक करके पावर को फिर से हथियाने की कोशिश करी, लेकिन बेल्जियन कर्नल गाय लॉगियस ने ऐसा होने नहीं दिया। गाय लॉगियस ने अपनी मिलिट्री के जरिए लॉ एंड ऑर्डर को फिर से बहाल किया और उन्होंने एक प्रोग्राम करना शुरू किया जिसके अंतर्गत हुतूस के राइट्स को प्रमोट करना शुरू किया गया और उन्हें प्रोटेक्ट करने की गारंटी भी दी गई। बेल्जियंस ने कई सारे तुत्सी चीफ्स और सब चीफ्स को हुतू चीफ्स और सब चीफ्स से रिप्लेस करना शुरू कर दिया और तुत्सी किंग किगेली 5 को रूलिंग किंग से सीधे एक फिगर हेड किंग बना दिया गया। असल में फिगर हेड किंग या फिर क्वीन उन पर्सनैलिटीज को बोला जाता है जो नाम के राजा या फिर रानी होते हैं। ऐसे लोगों के पास बहुत ही कम और लिमिटेड पावर होती है, वहीं असली पावर किसी और के हाथ में होती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन का शाही परिवार, ब्रिटेन के शाही परिवार में से अगला राजा या रानी घोषित किए जाते हैं जो कि ब्रिटेन के राजा या फिर रानी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनके हाथ में देश को चलाने की कोई खास पावर नहीं होती है, बल्कि इनको किसी ब्रिज या फिर किसी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करने के लिए बुलाया जाता है या फिर अगर किसी को कोई अवार्ड देना होता है तो उनसे दिलवा दिया जाता है। एक तरह से ऐसे राजाओं को या फिर रानियों को सेरेमनी पर्पस के लिए ही इस्तेमाल में लिया जाता है। बस कुछ ऐसा ही हाल तुत्सी किंग किगेली 5 का भी हो गया था। वो भी बस एक फिगर हेड किंग ही बनकर रह गए थे। बाद में जुलाई 1960 को किंग किगेली रवांडा छोड़कर भाग गए और उन्होंने कॉन्गो के एक सेफ हाउस में शरण ली। साल 1960 तक रवांडा में तुत्सियों के खिलाफ नस्लीय हिंसा छुटपुट तरीकों से जारी रहती है और इसी के बीच बेल्जियम मिड 1960s में रवांडा में पहले लोकल इलेक्शंस करवाता है। इन इलेक्शंस में 95% वोटर टर्नआउट सामने आता है, जिसमें 80% वोटर टर्नआउट मोनार्की खत्म करने के पक्ष में जाता है। हालांकि किंग किगेली ने इन इलेक्शंस को कॉम्प्रोमाइज्ड बताया, लेकिन उनके इस बयान से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। असल में इन इलेक्शंस को 1961 रवांडन मोनार्की रेफरेंडम के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें लोगों से सिर्फ 2 सवाल पूछे गए थे कि मोनार्की को कॉलोनियलिस्ट रूल के बाद कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर नहीं। रवांडा के लोगों को बस हाँ या ना में जवाब देना था और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 80% लोगों ने मोनार्की रूल को खत्म करने के लिए ना में ही जवाब दिया। हुतूस पार्टीज ने लगभग सभी कम्यून्स पर अपना कब्जा जमा लिया था और इवेंचुअली 28 जनवरी 1961 के दिन मोनार्की को हुतूस ने उखाड़ फेंका और 25 सितंबर 1961 के दिन रेफरेंडम के जरिए तुत्सी मोनार्की को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और 1 जुलाई 1962 को रवांडा पूरी तरह आजाद हो गया। अब रवांडा पर ना तो कोई कॉलोनियल रूल था और ना ही अब कोई मोनार्की थी जो रवांडा पर रूल कर सकते थे। 25 सितंबर 1961 के दिन ही रवांडा के पहले इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसमें रवांडा के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने ग्रिगोयर काइबंदा और रवांडा के ट्रांजिशनल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट बने डोमिनिक बोन्यूमुतवा। इसी के साथ रवांडन रेवोल्यूशन खत्म होता है, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाता है 3,60,000 लोगों की लाशें। जी हाँ, 1959 से लेकर 1961 तक रवांडन रेवोल्यूशन में 3,60,000 लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी और इन मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा संख्या थी तुत्सी समुदाय के लोगों की। इस दौरान 1 लाख से ज्यादा तुत्सी समुदाय के लोगों को विस्थापन झेलना पड़ा था और उनको रवांडा के आसपास के देशों में जाकर शरण लेनी पड़ी थी। 1961 से 1962 के बीच तुत्सी गोरिल्ला ग्रुप्स ने रवांडा के पड़ोसी देशों से रवांडा पर हमला कर दिया और तुत्सी गोरिल्ला के हमले के जवाब में रवांडन हुतू बेस ट्रूप्स ने जवाबी कार्रवाई करी, जिसमें कुछ और 1000 लोग मारे गए। साल 1963 में तुत्सी गोरिल्ला लड़ाकों ने बुरुंडी से सीधे रवांडा पर धावा बोल दिया, जिसकी वजह से रवांडन गवर्नमेंट को तुत्सी लोगों पर फिर से हिंसा करने का मौका मिल गया और इस हिंसा में फिर से 14,000 लोग मारे गए। इस हमले की वजह से रवांडा और बुरुंडी के बीच की इकोनॉमिक यूनियन डिसॉल्व हो गई और इन दोनों ही देशों के बीच के रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो गए। ग्रिगोयर काइबंदा ने रवांडा में फोटा सीटों को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हुतू कम्युनिटी के लोगों को पॉपुलेशन के हिसाब से लगभग 90% कोटा स्कूल में पढ़ने के लिए और सरकारी नौकरियां करने के लिए मिलता था। वही ब्यूरोक्रेसी में भी लगभग इतना ही कोटा हुतू लोगों के लिए रिजर्व रखा गया था। वही तुत्सी लोगों को पॉपुलेशन के हिसाब से महज 7 से 8% कोटा मिलता था। ग्रिगोयर काइबंदा के रूल के दौरान रवांडा में एथनिक टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ग्रिगोयर काइबंदा ने बेल्जियम कॉलोनियल रूल की बहुत सारी पॉलिसीज को पूरी तरह डिसॉल्व नहीं किया था, जिनमें से एक पॉलिसी थी आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स के जरिए नस्ल की पहचान करना।
ये आईडी कार्ड वाली पॉलिसी ग्रिगोरी काईबंदा के शासन में भी जस की तस लागू रहती है। और एक कदम आगे बढ़कर ग्रिगोरी काईबंदा ने मिस मैरिजेस पर भी पूरी तरह बैन लगा दिया था, यानी कि अब हुतू और तुत्सी आपस में शादियां नहीं कर सकते थे, जो कि पहले हुआ करती थी। तो ग्रिगोरी काईबंदा की सरकार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, महंगाई आसमान छूने लगी थी और सरकार की मिनिस्ट्रीज में बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ गया था। ग्रिगोरी काईबंदा के शासन में रवांडा ने कुछ प्रोग्रेस तो करी थी, लेकिन इसी के साथ काईबंदा की सरकार में इतनी ज्यादा कमियां थी कि जिसकी वजह से रवांडा के आम जनमानस को डेली लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। रवांडा अब एक हुतू डोमिनेटेड वन पार्टी स्टेट बन चुका था, जिसको बेल्जियम से और कैथोलिक चर्च से पूरा सपोर्ट हासिल था। वहीं इस रिजीम ने और 70,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 1962 से लेकर 5 जुलाई 1973 तक रवांडा पर परमा हुतू पार्टी का रूल था, लेकिन 5 जुलाई 1973 के दिन डिफेंस मिनिस्टर जुवेनाल हब्यारिमाना ने ग्रिगोरी काईबंदा की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया। रवांडा के संविधान को सस्पेंड कर दिया गया, रवांडा की नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया और सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। जुवेनाल हब्यारिमाना ने मिलिट्री कू के जरिए रवांडा की सत्ता हासिल की थी। जुवेनाल हब्यारिमाना के शासन में प्रू हुतू डिस्क्रिमिनेशन बरकरार था, लेकिन जुवेनाल हब्यारिमाना के शासन में रवांडा की काफी आर्थिक वृद्धि भी हुई थी और तुत्सियों के खिलाफ हिंसा में भी काफी कमी देखने को मिली थी। जुवेनाल हब्यारिमाना के रिजीम में त्वा कम्युनिटी के लोगों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, उनके हालात पहले जैसे ही रहे। लेकिन साल 1990 में त्वा कम्युनिटी के लोगों को हब्यारिमाना गवर्नमेंट ने जंगलों से बाहर फेंक दिया और उनको मजबूरी में भीख मांगने के लिए विवश होना पड़ा। वहीं रवांडा की पॉपुलेशन भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी। जहां साल 1934 में रवांडा की पॉपुलेशन महज 16 लाख थी, वहीं साल 1989 तक आते आते रवांडा की टोटल पॉपुलेशन 71 लाख हो गई थी। महज 55 सालों के अंदर रवांडा की पॉपुलेशन लगभग 4.5 गुना बढ़ चुकी थी। पॉपुलेशन में इसी वृद्धि की वजह से जमीन पर कब्जे के लिए लोगों में संघर्ष होने लगा और इस जमीनी संघर्ष की वजह से रवांडा के लोगों में एक दूसरे के लिए नफरत और भी ज्यादा जोर पकड़ने लगी। साल 1987 में रवांडन पैट्रियोटिक फ्रंट का जन्म युगांडा में एग्जाइल की जिंदगी काट रहे तुत्सियों ने किया, जिसको शॉर्ट में आरपीएफ के नाम से भी जाना जाता है। आरपीएफ का मूल उद्देश्य हुतूस को पॉलिटिकल पावर से बर्खास्त करके खुद रवांडा की सत्ता पर काबिज होने का था और साथ में हुतू पावर के काउंटर में एक तुत्सी फ्रंट खड़ा करने का था। आरपीएफ की स्थापना फ्रेड गिसा विज्ञामा ने की थी, जो कि खुद एक रवांडन मिलिट्री ऑफिसर थे। आरपीएफ के रोल पर हम थोड़ा बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें जुवेनाल हब्यारिमाना के रिजीम को थोड़ा और समझना होगा, क्योंकि जुवेनाल हब्यारिमाना के रिजीम को समझे बिना रवांडा जेनोसाइड को समझना बहुत मुश्किल है। जुवेनाल हब्यारिमाना जब मिलिट्री कू के जरिए सत्ता में आए, तब उन्होंने सबसे पहले ग्रिगोरी काईबंदा के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया। कोटा सिस्टम को खत्म करने के पीछे जुवेनाल हब्यारिमाना का सीधा पर्पस तुत्सियों का भरोसा जीतना था, लेकिन जुवेनाल हब्यारिमाना का ये दाव ज्यादा दिन नहीं चल पाया। 1 साल के अंदर ही हुतू बहुल आबादी का गुस्सा फिर से तुत्सियों के ऊपर फूटने लगा। हुतू लोगों को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि तुत्सियों का रिप्रेजेंटेशन लगातार समाज में फिर से बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर तुत्सी मेडिसिन और एजुकेशनल फील्ड में ज्यादा एक्टिव थे। हुतूस के आउटरीच की वजह से साल 1974 में हजारों तुत्सियों को अपनी जॉब से और पोजीशन से फोर्सफुली रिजाइन करवाया गया और उनको मजबूरी में रवांडा छोड़कर दूसरे देशों में बसना पड़ा। इस दौरान तुत्सियों से काफी हिंसा भी की गई थी, जिसमें सैकड़ों तुत्सी मारे गए थे। हिंसा धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ने लगी थी कि जुवेनाल हब्यारिमाना को फिर से ग्रिगोरी काईबंदा की पॉलिसीज को रीइम्पोज करना पड़ा, जो कि पूरी तरह से प्रो हुतू थी और एंटी तुत्सी थी। साल 1975 में प्रेसिडेंट जुवेनाल हब्यारिमाना ने नेशनल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट फॉर डेवलपमेंट नाम की पार्टी की स्थापना करी, जिसको शॉर्ट में MRND के नाम से भी जाना जाता था। MRND का जो सो कॉल्ड मोटिव था वो था पूरे रवांडा में शांति, एकता और नेशनल डेवलपमेंट करना। दिसंबर 1978 में MRND ने एक नया संविधान बनाया, जिसने रवांडा को टोटलिटेरियन वन पार्टी स्टेट बना दिया, यानी कि रवांडा अब एक ऐसा राज्य बन चुका था जहां पर कोई भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के वजूद को ही बैन कर दिया गया था। इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के पॉलिटिकल क्लेम्स को सीज कर दिया गया था। पब्लिक के हर एक एस्पेक्ट पर अब गवर्नमेंट का शिकंजा था। कुछ ही वक्त के बाद रवांडा में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए और जुवेनाल हब्यारिमाना को फिर से रवांडा के प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया गया, क्योंकि बैलेट पेपर पर सिर्फ एक ही कैंडिडेट का नाम था और वो थे जुवेनाल हब्यारिमाना। जुवेनाल हब्यारिमाना साल 1983 में फिर से प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और यही सिलसिला 1988 में भी दोहराया जाता है। तीनों बार हब्यारिमाना के अगेंस्ट कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ था, हर बार हब्यारिमाना ही अकेले कैंडिडेट हुआ करते थे। साल 1990 में रवांडा की जनता के प्रेशर की वजह से हब्यारिमाना को थोड़ा सा झुकना पड़ा और उन्होंने रवांडा को वन पार्टी स्टेट से मल्टी पार्टी स्टेट में बदल दिया। उसी साल रवांडन पैट्रियोटिक फ्रंट ने
युगांडा को अपना बेस बनाकर रवांडा पर हमला कर दिया, लेकिन हमले में दोनों ही तरफ से कोई भी जीता हुआ साफ नजर नहीं आ रहा था। ये लड़ाई 2 सालों तक चली और साल 1992 में लगातार संघर्षों के चलते हब्यारीमाना की पकड़ रवांडा के ऊपर कुछ ढीली हो गई और ऊपर से पब्लिक का भी काफी प्रेशर था हब्यारीमाना गवर्नमेंट के ऊपर, जिस वजह से हब्यारीमाना को आरपीएफ के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिसको अरुषा अकॉर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। इस अग्रीमेंट को अरुषा अकॉर्ड्स इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये पीस ट्रीटी तंजानिया देश की अरुषा सिटी में साइन की गई थी, जिसमें 5 मेजर पॉइंट्स थे कि 3 सालों से चल रहा युद्ध खत्म हो, रवांडन गवर्नमेंट, रिबेल ग्रुप्स, आरपीएफ के साथ साथ 5 और लोकल पार्टीज को ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के तौर पर सत्ता में जगह दे, इलेक्शन होने तक शांति बनी रहे, कानून का राज कायम हो, रिफ्यूजीज को वापस से रवांडा में उनके स्थान पर जगह दी जाए, सरकार का और रिबेल आर्मीज का आपस में विलय हो। वीडियो के इस पोर्शन तक आते आते हम रवांडा की एंशिएंट हिस्ट्री और इसके सोशो पॉलिटिकल फील्ड को काफी अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब वक्त है रवांडन जेनोसाइड को समझने का। रवांडा शुरू से ही एक बेहद ही आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ देश था। इसी पिछड़ेपन की वजह से रवांडा की अधिकांश जनता काफी गरीब थी, जिस वजह से रवांडा में एंटरटेनमेंट का कोई मॉडर्न मीडियम नहीं था जिससे कि लोग अपना मनोरंजन कर सकें। लेकिन साल 1961 में रवांडन ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी ने एक रेडियो स्टेशन की स्थापना करी, जिसका नाम रखा गया रेडियो रवांडा। 1 अक्टूबर 1990 में आरपीएफ ने रवांडा में इन्वेजन कर दिया। आरपीएफ के इन्वेजन से पहले रवांडा में सिर्फ रेडियो रवांडा ही एकमात्र नेशनल रेडियो स्टेशन था। आरपीएफ के हमले के बाद रवांडन ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी ने रवांडन टेलीविजन, आरटीवी फॉर शॉर्ट और मैजिक एफएम जैसे दूसरे रेडियो स्टेशन खोले। रेडियो रवांडा गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों के ही ओपिनियंस पब्लिक के सामने रखा करता था। आरपीएफ ने 1 अक्टूबर की इन्वेजन के बाद अपना खुद का एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन खोला, जिसका नाम उन्होंने रेडियो महाबुरा रखा। रेडियो महाबुरा का काम था आरपीएफ की आइडियोलॉजी को रवांडा की जनता के बीच पहुंचाने का। रेडियो महाबुरा जनरली आरपीएफ के प्रोपेगेंडा को ही जनता के बीच पहुंचाता था। मार्च 1992 में रेडियो रवांडा रवांडन गवर्नमेंट के लैपटॉप की तरह काम करने लगा और इसने झूठी खबरों को समाज में फैलाना शुरू कर दिया। रेडियो रवांडा हुतू अधिकारियों की संभावित हत्याओं को लेकर आशंकाएं व्यक्त करता था। रेडियो स्टेशन में बैठे स्पीकर ऐसी बातें बोलते थे जिनसे ऐसा लगता था कि मानो तुत्सी लोग हुतू अधिकारियों को मारना चाहते हैं और अपने आधिपत्य को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। रेडियो रवांडा की इन झूठी खबरों की वजह से रवांडा के बुगेसरा नाम की जगह में कई सारे तुत्सी मारे गए थे। जब साल 1992 में ट्रांजिशनल गवर्नमेंट इंस्टॉल हुई, तब प्रेसिडेंट हब्यारीमाना ने रेडियो स्टेशन से डिमांड करी कि वो अपने प्रोग्राम्स में बदलाव लाएं और सरकार के पक्ष में प्रोपोगेंडा चलाएं। रेडियो स्टेशन ने प्रेसिडेंट की बात मानी तो, लेकिन पूरी तरह से नहीं। रेडियो रवांडा ने ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के मुद्दों को तो जगह दी, लेकिन जुवेनाल हब्यारीमाना की पार्टी को रेडियो रवांडा ने अपने यहाँ कोई खास जगह नहीं दी। जब जुवेनाल हब्यारीमाना ने देखा कि रेडियो रवांडा उनके पक्ष का प्रोपोगेंडा टेलीकास्ट नहीं कर रहा है और दूसरी तरफ आरपीएफ ने अपना प्राइवेट रेडियो स्टेशन स्टैब्लिश कर दिया है जो कि लोगों के बीच काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है, तब प्रेसिडेंट हब्यारीमाना ने दूसरे हुतू हार्डलाइनर्स के साथ मिलकर अपना एक पैरेलल रेडियो स्टेशन बनाया, जिसका नाम इन्होंने रेडियो टेलीविजन लिब्रे देस मिले कॉलिंस रखा, जिसको शॉर्ट में आरटीएलएम के नाम से भी जाना जाता है। आरटीएलएम ने अपनी पहली लाइव स्ट्रीमिंग 8 जुलाई 1993 के दिन करी थी। आरटीएलएम ने शुरुआत से ही आरपीएफ और जुवेनाल हब्यारीमाना के बीच चल रही शांति वार्ता को बकवास और बेमकसद बताया। आरटीएलएम के जर्नलिस्ट दिन रात तुत्सी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत और झूठी बातें फैलाते थे। आरटीएलएम के जर्नलिस्ट का कहना था कि तुत्सी बहुत चालाक हैं, ये हमारे देश के बेहद संवेदनशील और ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। अगर हमने इन कॉकरोचों को खत्म नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये हुतुओं पर राज करने लगेंगे और हमें एक एक करके खत्म करने लगेंगे। आरटीएलएम की ब्रॉडकास्टिंग के दौरान रवांडन सिंगर साइमन बिकेंडी का म्यूजिक चलाया जाता था और इसके द्वारा गाए गए तुत्सी विरोधी गाने प्ले किए जाते थे, जिनमें उसके 2 गाने सबसे ज्यादा फेमस थे। एक बेने सेबा हिंजी, जिसका मतलब होता है किसानों के पिता के बच्चे, और दूसरा नंगा अबो हुतू, जिसका मतलब होता है मैं हुतू से नफरत करता हूँ। साइमन बिकिंदे का म्यूजिक और उसके गाने रवांडा में बहुत ही ज्यादा फेमस थे, जिसका सीधा फायदा आरटीएलएम ने उठाया। उस जमाने में रिसोर्सेज की कमी की वजह से किसी भी खबर को टेलीविजन के जरिए या फिर न्यूज़पेपर के जरिए लोगों तक पहुंचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। भाई रेडियो सेट्स काफी ज्यादा सस्ते और कॉम्पिटेबल थे, इनको ऑपरेट करना भी बहुत ज्यादा आसान था, इसलिए आरटीएलएम लोगों के बीच अपनी जगह बनाने में काफी हद तक कामयाब हो पाया। आरटीएलएम की स्ट्रीमिंग सुनने वाले ज्यादातर लोग बेरोजगार नौजवान और अनपढ़ हुतू समुदाय के लोग थे, इसलिए इन लोगों को प्रोपोगेंडा से इन्फ्लुएंस करना बेहद ही आसान था। आरटीएलएम में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले इंसान का नाम था फेलिशियन कबूगा। फेलिशियन कबूगा रवांडा के नरसंहार के प्लानिंग करने वालों में से एक मुख्य शख्स था। फेलिशियन कबूगा को हम आगे इस वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। रवांडा में काफी लंबे वक्त से हुतू कम्युनिटी के बीच एक एंटी तुत्सी सेंटीमेंट तैयार किया जा रहा था। हर दिन हर लम्हा लोगों को यकीन दिलाया जा रहा था कि रवांडा की सभी समस्याओं की वजह 10% तुत्सी आबादी है। चाहे गरीबी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सबकी वजह तुत्सियों को भी बताया जाने लगा। लोगों में एक ऐसा माहौल बना दिया गया था कि अगर इन तुत्सियों को खत्म कर दिया जाए तो रवांडा में अच्छे दिन आ जाएंगे। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी
कि आरटीएलएम के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है उन जुमलों पर रवांडा की जनता यकीन भी कर रही थी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि आरटीएलएम पर जो भी ब्रॉडकास्ट हुआ करता था उनमें 1.5% एयर टाइम न्यूज को दिया जाता था। बाकी का एयर टाइम एंटी तुत्सी प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था। ब्रॉडकास्टिंग के दौरान फाउल लैंग्वेज का भी काफी इस्तेमाल किया जाता था और तुत्सी समुदाय को जोक्स और सार्केज्म के जरिए निशाना बनाया जाता था। एक लंबे अरसे से तुत्सियों के खिलाफ हिंसा की फसल बोई जा रही थी और बस इंतजार था तो एक ऐसी घटना का जिसकी आड़ में नफरत की इस फसल को काटा जा सके। और अनफॉर्चुनेटली ये दिन भी बहुत जल्दी आ गया। 6 अप्रैल 1994 को जब जुवेनाल हब्यारीमाना बुरुंडी के राष्ट्रपति सिप्रियन न्यातामिरा के साथ प्लेन में बैठकर रवांडा की कैपिटल किगाली की तरफ आ रहे थे, तभी उनके प्लेन को एक अननोन लैंड एयर मिसाइल ने उड़ा दिया। धमाके की वजह से प्लेन क्रैश हो गया और प्लेन में मौजूद सभी लोग मारे गए। ये वो पॉइंट था जहाँ से नफरत के बारूद को एक चिंगारी नहीं बल्कि पूरी की पूरी दहकती हुई आग मिली थी। आरटीएलएम से एक के बाद एक बेहद ही भड़काऊ और नफरत भरे बयान दिए जाने लगते हैं। कहा जाता है कि तुत्सी आतंकवादी ग्रुप आरपीएफ ने हमारे हुतू राष्ट्रपति को जान से मार दिया है। अब वक्त आ गया है आखिरी जंग लड़ने का, अब इन तुत्सी कॉकरोचों को जड़ से खत्म करने का। जैसे ये खबर रेडियो के थ्रू रवांडा की आबादी में पहुंची, वैसे ही तुरंत सभी घरों में से जवान लड़के बाहर निकल आए। उनके एक हाथ में मशाटे थी तो दूसरे हाथ में रेडियो था। रवांडा के हर घर में ये तेजधार मशाटे कैसे पहुंची, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। आरटीएलएम से अनाउंसमेंट किया गया जो हुतू इन तुत्सी कॉकरोचों से सहानुभूति रखते हैं वो भी कॉकरोच ही है और इस महान देश के गद्दार हैं, उनके साथ भी वही किया जाए जो उन तुत्सी कॉकरोचों के साथ किया जाएगा। पूरे रवांडा में जवान, बुढ़े और बच्चे सड़कों पर आ गए और दंगाइयों की इस भीड़ ने मासूम तुत्सियों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। हुतू दंगाइयों की भीड़ ने तुत्सियों के घरों को पहले से मार कर रखा था, इसलिए बड़ी आसानी से दंगाइयों ने तुत्सियों को अपना निशाना बना लिया। यहाँ तक कि जिन लोगों के घर देखने में अच्छे थे और जिनके पास जानवर थे उन लोगों को ऐसा तुत्सी आइडेंटिफाई करके मशाटे से काट काट कर मार डाला गया। नफरत की आंधी इतनी तेज थी कि बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, उनको भी बड़ी बेरहमी के साथ मशाटे से काट काट कर मार दिया गया। आरटीएलएम से अनाउंस किया गया कि इन कॉकरोचों को गोली से मारने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनको मशाटे से धीरे धीरे काटो। पहले इनके हाथों को काटो, फिर इनके पैरों को काटो, मशाटे से इनके पेट पर वार करो, फिर इनकी गर्दन को आहिस्ता आहिस्ता काटो, जिससे इन्हें ये महसूस हो सके कि आखिर दर्द होता क्या है। 12 अप्रैल 1994 को आरटीएलएम के प्रेजेंटर कैंटेनो हबीमाना रुगुंगा ने अपने एक भड़काऊ भाषण में कहा कि तुम लोग जो के नजदीक रहते हो, यहाँ पर कैंटेनो हबीमाना हुतू समाज के लोगों को संबोधित कर रहा था कि अपने घर से बाहर निकलो, जब बाहर निकलोगे तब तुम्हें कॉकरोचों के घर दिखाई देंगे। मैं सोचता हूँ कि जिन लोगों के पास बंदूक है वो लोग इन कॉकरोचों के घरों में जाएं और उन्हें घेर के मार दें। कैंटेनो हबीमाना रुगुंगा आरटीएलएम का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटर था। आरटीएलएम के जितने भी ब्रॉडकास्ट कंटेंट हुआ करते थे उनमें से 33% सेगमेंट सिर्फ कैंटेनो हबीमाना के ही हुआ करते थे। कैंटेनो हबीमाना की ऑडिटरी स्किल्स काफी कमाल की थी। वो जो भी लाइव ब्रॉडकास्टिंग के दौरान कहा करता था उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर पड़ा करता था। कैंटेनो हबीमाना जेनोसाइड से पहले रेशियल इश्यूज पर काफी मॉडरेट रहा करता था। उसने साल 1993 में ऑन एयर कहा था कि सारे तुझसे बुरे नहीं होते हैं, बल्कि उनमें से कुछ ही बुरे होते हैं, और ना ही सारे हुतूज अच्छे होते हैं, उनमें से भी कुछ बुरे होते हैं। जातीय समूह में कुछ दुष्ट है। इससे ये पता चलता है कि रवांडा के सभी जातीय समूह में रवांडा के सभी लोगों के बीच व्यवहार एक समान है। लेकिन पता नहीं किस तरह के इंसान के दिमाग के अंदर ये बात बैठ गई है कि आरटीएलएम के लोग तुझसे उससे नफरत करते हैं। हालांकि जेनोसाइड के दौरान हबीमाना की अंतरात्मा एकदम से बदल गई और उसने जेनोसाइड के दौरान एंटी तुत्सी प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। हबीमाना इस हेट प्रोपेगेंडा के गेम में 10 कदम और आगे निकल गया। हबीमाना के पास तुत्सी कम्युनिटी के प्रोमिनेंट फिगर्स के पर्सनल डिटेल्स है, जैसे कि उनके नाम, उनके लोकेशन, उनके एड्रेस, उनके व्हीकल्स के प्लेट नंबर्स। हबीमाना ऑन एयर प्रोमिनेंट फिगर्स की डिटेल्स को अनाउंस कर रहा था। हबीमाना मोटिवली डिटेल्स अनाउंस करके हुतू मिलिशिया ग्रुप इम्फुजमुगाम्बी और हुतू पैरामिलिट्री ग्रुप इंटरहाम्बे से शेयर कर रहा था, जिससे कि दोनों ही ग्रुप्स उन तुत्सियों की या फिर उन तुत्सी सपोर्टर्स के लोकेशन पर जाकर उनका कत्ल आसानी से कर सके। हबीमाना अपने लिसनर्स को बताया करता था कि तुत्सियों को कैसे पहचानना है। उसके अकॉर्डिंग तुत्सियों को उनकी हाइट और फिजिकल अपीयरेंस से पहचाना जा सकता है। आपको बस टारगेटेड इंसान की हाइट और फिजिकल अपीयरेंस पर ध्यान देना है और खास ख्याल रखना है कि उनकी नाक को जरा ध्यान से देखा जाए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तुत्सियों की नाक थोड़ी छोटी होती है और अगर कोई इंसान छोटी नाक वाला दिखे तो उसकी नाक को वहीं पर तोड़ दो। जेनोसाइड से पहले रेडियो आरटीएलएम ने रवांडा में नफरत का माहौल बनाना शुरू कर दिया था और उसी नफरत का अंजाम था ये जेनोसाइड। जेनोसाइड को अंजाम देने के लिए कनाडा से 5 लाख मशाटे रवांडा मंगवाई गई थी और उन मशाटे से रवांडा में नरसंहार का उत्सव मनाया गया था। आखिर ये मशाटे किस शख्स के इशारे पर कनाडा से रवांडा मंगवाई गई थी? कौन था ये शख्स जिसने रेडियो आरटीएलएम की स्थापना में अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी
और ये शख्स क्यों इतना सारा रुपया खर्चा करके रवांडा में नरसंहार को सपोर्ट कर रहा था। साथ में जानेंगे हुतू मिलिशिया ग्रुप, इंटरहाम्बे और हुतू पैरामिलिट्री ग्रुप इम्पुज़मुगाम्बे को बनाने के पीछे की पूरी कहानी और कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस जेनोसाइड को सपोर्ट किया था और नरसंहार से जुड़ी सारी पूर्व चेतावनियों को इग्नोर किया था। ये सब हम जानेंगे रवांडा जेनोसाइड से जुड़े अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें।